मीर बलाज टीपू का जो कत्ल हुआ है, जो अब तक के शवाहिद सामने आए हैं, वो किसी एक फ़र्द वाहिद का काम नहीं था। DIG CIA इमरान किश्वर जो हैं, उन्होंने तो बरमला इस बात का इज़हार किया कि मरकज़ी मुल्ज़म तीफ़ी भट्ट है। मरकज़ी मुल्ज़म आप एहसन शाह को नहीं कह सकते। अच्छा, एहसन शाह एक सहूलतकार है। जब रेड वारंट जारी होंगे फिर ये इंटरपोल से रब्ता करेंगे। ठीक है। अब ये कहते हैं दुबई की एक रट लगाई गई है। बिल्कुल। अगर तीफ़ी भट्ट दुबई में मौजूद ही ना हुआ तो आप कहाँ से पकड़ेंगे? की जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई, जितने लोग पकड़े गए समेत एहसन शाह के, बिल्कुल, वो तमाम कड़ियाँ तीफ़ी भट्ट ग्रुप की तरफ जाती हैं। अब आप ये समझ जाएं कि वो इंटरव्यू कहाँ बैठ के हुआ, किस अदारे में हुआ, उस अदारे का मालिक कौन है और उस अदारे की मालिक इस टाइम पावर्स क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं AD मलक। मकतूल अमीर बलाज कत्ल में अहम पेशरफ्त हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुबैना मुल्ज़म तीफ़ी भट्ट का जो इंटरव्यू कुछ रोज़ पहले नशर किया गया और उस इंटरव्यू में तीफ़ी भट्ट की तरफ से अमीर बलाज ट्रकांवाला की फैमिली पर बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए गए। वो इल्ज़ामात क्या हैं? मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुरम पाशा साहब मौजूद हैं, जिनका तज्जिया आप बड़ी गहरी नज़र से सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि जो तीफ़ी भट्ट ने अपना मौक़िफ़ दिया है, उसमें जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं वो किस कदर हकीकत है, उसमें कितनी सदाकत है, या फिर वो अपने आप को बचाने के लिए इस फैमिली पर इल्ज़ाम लगाए। सर मुझे बताइएगा कि तीफ़ी भट्ट साहब ने जो कुछ रोज़ पहले इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में अमीर बलाज की जो वालिदा है उस पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी अमीर बलाज की वालिदा ने जो उनका कारोबार है ट्रकों का, उसमें मंशियात की तरसील की जाती थी उधर, यानी कि उसका धंधा किया जाता, और उसका कज़न को बासत नामी कज़न है, उसने मंशियात को चुराया था और फिर उस मंशियात के सिलसिले में उसको अटैक करवाया गया और अमीर बलाज की वालिदा पर कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। तो ये बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ऐसे कोई मामला मेरे ज़ाती नोटिस में तो नहीं है कि वहाँ कोई मुंशियात का काम शाम का कभी सुना नहीं मैंने। दूसरी रही बात तीफ़ी भट्ट के इंटरव्यू की, हर बंदे का ये राइट है बिल्कुल कि वो अपना मौक़िफ़ बयान करे। ठीक है। बलाज टीपू की फैमिली ने तीफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट और जो दीगर मुल्ज़मान का जो पर्चा करवाया था, उस पर्चा में इन लोगों को फेस करना चाहिए। बिल्कुल। अब उनका एक वीडियो पैगाम कह लें, इंटरव्यू कह लें, वो सामने आ गया, उसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया। लेकिन असल बात तो तब सामने आएगी कि जब वो पुलिस तफ्तीश का सामना करेंगे। बिल्कुल। अगर वो बेगुनाह हैं तो पुलिस तफ्तीश में इस चीज़ को वो साबित करेंगे कि मैं बेगुनाह हूँ। बिल्कुल सही है। अगर वो गुनहगार हैं तो ये मामला भी पुलिस ने देखना है। बिल्कुल ऐसे ही। उस चीज़ को पुलिस ने साबित करना है, क्योंकि अब तक जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई, जितने लोग पकड़े गए समेत एहसन शाह के, बिल्कुल, वो तमाम कड़ियाँ तीफ़ी भट्ट ग्रुप की तरफ जाती थी। इसी वजह से DIG CIA इमरान किश्वर जो हैं, उन्होंने तो बरमला इस बात का इज़हार किया कि मरकज़ी मुल्ज़म तीफ़ी भट्ट है। अच्छा, उसमें एक चीज़ जो अभी तक की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, जिन लोगों ने इंकशाफात किए हैं, उनमें गोगी भट्ट का कोई ख़ास जिक्र नहीं आ रहा। उसमें जिक्र ही तीफ़ी भट्ट का आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब माजी में भी चूँकि ऐसा ही हुआ था कि इसी ग्रुप पे जब मुकदमात होते थे, 2003 में जब ऐवान दल में टीपू ट्रकांवाला पर एक कातलाना हमला होता है जिसमें वो बच जाते हैं, सेम इसी तरह 2010 में जब वो कत्ल हो जाते हैं, तो तब भी मुकदमा इस ग्रुप के खिलाफ दर्ज हुआ था। अच्छा, वो अपने इंटरव्यू में जो बात कर रहे हैं, वो उस हवाले से तो वो ठीक कह रहे हैं कि मैं बेकसूर था, क्योंकि वो बेकसूर इसलिए कि वो पुलिस ने उन्हें बेकसूर कर दिया, अदलिया ने उन्हें बरी कर दिया। बिल्कुल। उसकी बुनियाद पे वो ये बात कर रहे हैं कि मैं बेकसूर हूँ। फिर अगर वो उस बुनियाद पे कह रहे हैं तो उनका ये मौक़िफ़ मानना चाहिए। अब रही बात इस मुकदमा की, तो इस मुकदमे का जब तक वो सामने नहीं आते, ठीक है, वो गिरफ्तार नहीं होते या वो खुद पेश नहीं होते या वो इंटरम करा के, तीन ही रास्ते हैं ना, तीन ही रास्ते कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके लाए, दूसरा रास्ता है कि वो रजा कराना तौर पे अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें, तीसरा ये है कि वो अपनी इंटरम बेल करा के शामिल तफ्तीश हों, उसमें अपनी सफाई दें। ऐसे ही है। और उस चीज़ का फैसला पुलिस ने करना है, तफ्तीशी अफसरान ने करना है। वो फैसला ना आपने करना है ना मैंने करना है। और एक और चीज़, अगर आप लोग थोड़ा सा इसके डीपली जाके देखें, ये बड़े वाज़ेह इशारे हैं उस इंटरव्यू में।
کس میں ایک چیز اب آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہ انٹرویو کہاں بیٹھ کے ہوا, کس ادارے میں ہوا, اس ادارے کا مالک کون ہے, اور اس ادارے کی مالک اس ٹائم پاورز کیا ہے. بالکل بالکل. تو آگے آپ کو ساری کہانی خود سمجھ آ جانی چاہیے. جی بالکل, یہ بڑا اہم انکشاف ہے خرم صاحب کی طرف سے, جو کہ شاید اب تک لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں گئی ہوگی. تو خرم صاحب, آج جو احسن شاہ اس میں جو اب تک کا مرکزی ملزم سمجھ لیں یا پھر اس کو ہی ملزم کہہ دیا جائے, آج پولیس کی جانب سے اس پر گرفتاری ڈال کے عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. تو ابھی تک صرف ایک ملزم پولیس کی طرف سے وہ سامنے آیا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بہت سارے ملزم ابھی بھی پولیس کی حراست میں ہیں, جنہیں ابھی بھی شاید انٹیروگیٹ کیا جا رہا ہوگا؟ پولیس اپنی انٹیروگیٹ کمپلیٹ کر چکی ہوئی ہے. اب وہ سٹیپ بائی سٹیپ ٹھیک ہے لوگوں کو سامنے لائے گی. احسن شاہ کو کوئی آج کا تو نہیں پکڑا ہوا تھا, کافی دن سے وہ زیر حراست تھا اور تمام معاملات سامنے آ گئے ہوئے تھے. ایسے ہی ہے. گزشتہ رات اس کی گرفتاری ڈالی گئی, آج اس کو عدالت میں پیش کر کے اس کا 5 دن کا ریمانڈ لے لیا گیا. مرکزی ملزم آپ احسن شاہ کو نہیں کہہ سکتے. اچھا. احسن شاہ ایک سہولت کار ہے. ٹھیک ہے. اور احسن شاہ پہ توئے لانتے کہہ لیں, اس کو جو اتنا برا بھلا کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دشمن کا تو پتہ ہوتا ہے کہ دشمن نے نقصان کرنا ہے. بالکل. اب ایک دوست اٹھ کے ایسی حرکت کرے جو حرکتیں احسن شاہ کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں یا جو اس نے انکشافات کیے ہیں, بالکل, تو وہ اس وجہ سے احسن شاہ ایک مرکزی کیا کہنا چاہیے ایک چہرہ اختیار کر گیا. چہرہ اختیار کر گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی مارکیٹ میں ڈسکس ہونے لگ گئیں کہ شاید اصل ملزمان سے توجہ ہٹانے کے لیے احسن شاہ کو سامنے لایا گیا. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, جب کوئی وقوع ہوتا ہے اس میں جو ملزمان آتے ہیں نا, ہر کسی کا اپنا اپنا ایک رول ہوتا ہے. بالکل. اب جتنے لوگوں کو پولیس نے حراست میں رکھ کے انویسٹیگیٹ کیا ہے, ہر بندے کا اپنا اپنا ایک رول ہے. کوئی انفارمر ہے, کوئی موقع پہ موجود ہے, کوئی بیک اپ پر ہے, بالکل, کسی نے اسلحہ دیا ہونا ہے, کسی نے گاڑی دی ہونی. مطلب یہ ایک پوری ٹیم ورک تھا. ٹیم ورک تھا. امیر بلاش ٹیپو کا جو قتل ہوا ہے, جو اب تک کے شواہد سامنے آئے ہیں, وہ کسی ایک فرد واحد کا کام نہیں تھا. وہ جس کا کام تھا وہ تو چلا گیا دنیا سے. بالکل. وہ سارے راز بھی اپنے ساتھ لے گیا. ساتھ ہی لے گیا. اگر وہ زندہ ہوتا تو شاید صورتحال کچھ اور ہوتی. کچھ اور. اب تو پولیس کو جو اس سارے معاملے میں جو مشکلات پیش آئی, جو اور ایک پروسیجر جو لینتھی ہوا, وہ یہی ہوا کہ کڑیوں سے کڑیاں ملانی کہ کون کون لوگ اس میں انوالو تھے, کس کس کو, اور اس میں کافی سارے لوگوں کو حراست میں لیا پولیس نے. ٹھیک ہے. ان کے بیانات کی روشنی میں ہی اب اگر ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم عمران کشور اتنا بڑا بیان دے رہے ہیں, ہاں جی, تو ایک ذمہ دار افسر ہے, تو ظاہر ہے انہوں نے یہ بیان ان زیر حراست ملزمان سے جو تفتیش کی گئی ہے اس کی روشنی میں دیا ہے. بالکل بالکل. تو اب پولیس نے ابھی کافی دن سے, چونکہ ایک لینتھی پروسیجر یہ چل رہا تھا اور کافی اس پہ اب تو شکوک و شبہات بھی ہونے لگ گئے تھے کہ 1 ماہ ہونے والا ہو گیا ہے اور ابھی تک پولیس کوئی اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہی. تو یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. احسن شاہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. بالکل. اب اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ دوسرے لوگوں کو بھی سامنے لایا جائے گا, اسی طرح ان کی گرفتاری ڈالی جائے گی, ان کے ریمانڈ لیے جائیں گے. لیکن جو میرے ذرائع کہتے ہیں تفتیش کا عمل تقریباً مکمل ہے, ماں سوائے اس کے کہ ابھی تک مرکزی ملزم گرفتار نہیں ہوئے. اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ انٹرپول کا نام لیا جا رہا ہے. بالکل. افواہیں بھی سرگرم ہیں, ٹیمیں چلی گئی ہیں, دبئی سے پکڑا گیا, چھاپا پڑ گیا. ان چیزوں میں ابھی تک کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا. دیکھیں, جب ریڈ وارنٹ جاری ہوتا ہے نا, ابھی پولیس نے اپنا ایک پروسیجر مکمل کیا ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک باقاعدہ ریڈ وارنٹ جاری نہیں ہوئے. پولیس سفارشات بھیجتی ہے, اپنی رپورٹ بھیجتی ہے وزارت داخلہ کو, اس کے بعد ریڈ وارنٹ جاری ہوتے ہیں. اچھا خرم صاحب, اچھا جب ریڈ وارنٹ جاری ہوں گے پھر یہ انٹرپول سے رابطہ کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں دبئی کی ایک رٹ لگائی ہوئی ہے. بالکل. اگر تیفی بٹ دبئی میں موجود ہی نہ ہوا تو آپ کہاں سے پکڑیں گے؟ ایک چیز آپ کو بتاؤں اس کیس کے علاوہ, ایک چیز آپ کو ایک لوگوں کے لیے بھی نالج کے لیے بتا دوں کہ ایک دور تھا کہ جب دبئی ایک بڑا سیف زون سمجھا جاتا تھا اشتہاریوں کے لیے, ملزمان کے لیے, قاتلوں کے لیے, انتہائی مطلوب ملزمان کے لیے. ان کا بڑا ایزی ہوتا تھا, ویزا لیا یا وقوع کیا سیدھا دبئی. بٹ جب سے انٹرپول کے ذریعے ملزمان کو پاکستان لانے کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا اور گزشتہ 1 برس سے اس میں بہت تیزی آئی. تیفی بٹ صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں ایک ٹیکس پیئر پاکستانی ہوں اور میں ٹیکس پے کرتا ہوں, اور لوگ مجھے بلا وجہ سے انڈر ورلڈ کا نام میرے نام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
जहाँ तक तीफी बट के मामलात का ताल्लुक है कि वो एक बात उनकी ठीक है कि उनका बहुत होल्ड है ताजर बरादरी में। अच्छा। वो अकबरी मंडी में नहीं, अकबरी मंडी बोर्ड के चेयरमैन तो एक साल से देखते आ रहे हैं। लाहौर की जो बहुत मजबूत मार्केटें हैं, बड़ी मार्केटें आप कहते हैं ना, उन सारी मार्केटों में उनका बहुत होल्ड है। और ताजर बरादरी की एक जो कसीर तादाद है ना, वो उनकी छतर छाऊं तले अपनी सियासत करती है। ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, रहा बात आप अंडरवर्ल्ड का जिक्र करते हैं, बात फिर वही आ जाती है कि इस चीज़ का फैसला ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। वो तो रिकॉर्ड से बंदा बनता है ना। बिल्कुल। और तीफी बट का नाम इतने सालों से, इसमें तो कोई शक नहीं, लाहौर के एक बड़े डॉन के तौर पे लिया जाता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अब अगर वो अपना मौकफ दे रहे हैं तो वो उनका हक है। बिल्कुल, अगर वो कोई बात कहते हैं तो सुननी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन चीज़ तो वो होती है जो फैक्ट्स एंड फिगर पे हो। ऐसे ही है। अब अगर फिर बात आती है, हम तो चूंकि इस केस के हवाले से अभी तक तीफी बट को तो इस केस के साथ जोड़ा गया है ना, अभी और कोई मुकदमा उन पर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो इस केस में भी वो तब तक वो लोगों की नज़र में गुनहगार भी रहेंगे, कसूरवार भी रहेंगे, जब तक वो सामना नहीं करते आके। सामने नहीं। अब क्वेश्चन भी ये उठते हैं कि एक तवील रोपोशी के बाद अचानक ये वीडियो बयान जारी आ जाना। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो किरदार है उनका, जो वीडियो बयान कह लें या इंटरव्यू कह लें, उसमें इस सोशल मीडिया का है। बिल्कुल, क्योंकि पिछले तकरीबन जब से ये वाक़या हुआ है, एक माह हो चुका एक माह हुआ है कि अभी जो वेव्स चल रही थी ना, वो सारी वन साइडेड चल रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें सिर्फ अमीर बलाश टीपू के हवाले से चल रहे थे और इन लोगों को इंतहाई मतलब नफरत की निगाह से देखा जा रहा बिल्कुल, था। बिल्कुल। अब उनके लिए ये ज़रूरी हो गया था कि वो खुद भी आके सामना करते और बताते हैं मामलात को। लेकिन अभी भी जो है ना हमदर्दियाँ लोगों की, एक आप जनरली आप सर्वे भी कर लें, आप भी करते होंगे, आपने इस हवाले से काफ़ी इंटरव्यूज़ भी किए होंगे, लोगों की हमदर्दियाँ जो हैं अभी भी वो बलाश के साथ है और बलाश रहेंगी। टीपू के साथ है और रहेंगी, क्योंकि वो मजलूम है इस वक्त। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो मजलूम है लोगों की नज़र में, और जो तीफी बट ग्रुप है वो जालिम है। बिल्कुल। अच्छा खुरम साहब, इसमें एक और भी मरकजी नामजद मुलजम जिसका नाम गोगी भट्ट है, ठीक है ना, अभी तक उनकी तरफ से कोई भी ऐसी पेशरफ्त नहीं हो सकी, ना अब तक वो खुद सामने आए हैं। क्या आपको लगता है कि अभी जिस चैनल्स पर तीफी भट्ट साहब ने इंटरव्यू दिया मखसूस किस्म का, और हो सकता है कि गोगी भट्ट साहब भी उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर सामने आ जाएं? नहीं, मुझे नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि आज तक गोगी भट्ट आपको किसी टीवी चैनल पर या सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देते नजर नहीं है। ठीक है। रही बात तीफी भट्ट की, तीफी भट्ट भी मीडिया से ऑलवेज बिल्कुल ये लोग अवॉइड ही करते हैं। गलती बलाज ने बहुत की थी, ये बलाज की गलती थी कि उसने अपने आप को बहुत इजी कर लिया हुआ था। ठीक है। और ये टिकटॉक जो बन रहे हैं या सोशल मीडिया पे वीडियो लेकिन वो सब दुश्मनी की तरफ जाना वो नहीं चाहता था। इजी लाइफ में अपने आप को ले गया था। उसको नहीं ले जाना चाहिए था। कि जिस ये तरह उसकी आप जो समझते हैं कि सबसे बड़ी गलती वो है। गलती ना, अब जिस शादी पे गया वहां भी नहीं उसको जाना चाहिए था। भाई जिस शादी पे आप गए हो, वो जो अकबर बिल्ला डीएसपी जिसके बेटे के दावती वलीमों पे गया, उसी का बेटा माजी में बलाज के खिलाफ वादा माफ गवाह बना था। बिल्कुल जब गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के घर फायरिंग हुई थी, ऐसे ही है। तो फिर आप किस तरह उन लोगों पे तमाद कर सकते हैं? मैं अपनी ओपिनियन बता बिल्कुल रहा हूं। opinion, बिल्कुल। बाकी वो जो उस वक्त ग्राउंड रियलिटी थी, वो तो बलाज ही बेहतर समझता होगा कि आखिर उसने इतना बड़ा स्टेप लिया है, इतना रिस्की वो गया है, तो वो उस चीज़ को तो वो बेहतर समझता होगा। दूसरा, ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि उसको एहसन शाह बार बार मजबूर करता रहा कि यार हाजी जा यार, हाजी जा यार। हालांकि यही एहसन शाह था कि जिस दिन बलाज वगैरह को व्हाट्सएप पे इनविटेशन आता है इस शादी का, तो कहता है हाजी तेरी ते मेरी मौत दा बुलावा आ गया। अच्छा, ये एहसन शाह के वर्ड थे। उसके उनके बाद पता यही था एहसन शाह उसको मजबूर करता रहा है कि हाजी उस जा शादी पे यार, जाने के लिए। जा जा जा। मैंने आपसे पहले ही बात की है कि वो बात मेरी अधूरी रह गई थी कि अब लोगों का रुझान दुबई की तरफ नहीं है। अगर कोई लोग दुबई जाते हैं तो वहाँ से और बहुत सारे रास्ते हैं दीगर ममालिक में जाने के, और कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पाकिस्तान का मुलजमान की हवालगी का एग्रीमेंट नहीं है। अगर ऐसे किसी मुल्क में मरकज़ी मुलजम बैठ गया तो पुलिस वहाँ से नहीं ला सकती उसे। बिल्कुल। अब वो आएगा तो अपनी मर्जी से ही आएगा, ठीक है। दूसरी, जहाँ तक रही गोगी भट्ट की बात, उनके बारे में चूँकि अभी तक ये मालूमात पुलिस को कन्फर्म नहीं है कि वो मुल्क से बाहर गए हैं, ठीक है, लेकिन पुलिस की एसेस से दूर है। बिल्कुल। ये चीज़ नहीं है कि पुलिस ने मुतद्दिद छापे मारे हैं, मुतद्दिद लोगों को इस हवाले से गिरफ्तार भी किया, लेकिन वो तो नहीं चढ़ सके।